हेलो गाइस, मैं आलोक मिश्रा साइंस स्टडी टीवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन शुरू कर रहे हैं। इसका एक पहला लेक्चर होगा। इसमें हम बिल्कुल शुरुआत से सीखने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। कोई बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं है इसको समझने के लिए। तो चलिए कुछ बेसिक बातों पर डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, इस पृथ्वी पर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में पहले क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। फिर बीच में अपना जो भी जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो संपादित करते हैं और अंत में उनकी प्राकृतिक डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो जो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की ये जो अवधि है, टाइम है, ये कहलाता है लाइफ टाइम या फिर जीवन की अवधि कहलाता है। जीवन अवधि इसको बोलते हैं कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक। यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस करिए। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये होता है कि उसकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण की वजह से नहीं होनी चाहिए। उसकी जितनी लाइफ है उतनी वो जी ले और फिर उसके बाद यदि उसकी मृत्यु हो रही है तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। राइट, अच्छा, इसको हम कहते हैं जीवन अवधि। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, इस जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में वो कई सारी प्रक्रियाएं करता है। जैसे वो जन्म, कोई भी जीव हो, कोई भी, चलिए मानव की बात कर लेते हैं। तो मानव क्या करता है, एक छोटे से संतान के रूप में जन्म लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर शादी करता है, फिर उसके संतानें होती हैं और फिर संतानों के पालन पोषण के लिए वो अपना कुछ जीवन यापन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, पैसे अर्जन करने के लिए कुछ काम करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए उसने किया क्या, एक तो वृद्धि की, ठीक है, फिर उसने संतानों की उत्पत्ति की, यानी कि उसने क्या किया, जनन किया, और तीसरा काम तो उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो देखिए उसने मेन वर्क क्या किया है, वृद्धि और जनन। उसके शरीर की ये प्रक्रियाएं हुई हैं, वृद्धि और जनन। ठीक है, तो इस लेक्चर में या इस पूरे के पूरे चैप्टर में जनन पर फोकस कराया गया है। तो जनन पर ही फोकस करके आराम से पढ़ेंगे, आराम से बेसिक पॉइंटों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बेसिकली यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मानव ने अपने लाइफ अवधि, जीवन की अवधि में जो उसने संतानों की उत्पत्ति की, तो संतानें कैसे होंगी, बिल्कुल सी और सी बात है, वो बिल्कुल जैसा मानव था उसी के आकार की होंगी, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं और इसको हम कहते क्या है, जनन कहते हैं। तो जनन की डिफिनेशन क्या सामने निकल के आती है कि जीवों के द्वारा, है ना, क्या निकल के आती है, जीवों के द्वारा अपने जैसी हूबहू, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना। संतानों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। बहुत आसान है, आसानी से समझ में भी आने वाली चीज है। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर जो मानव है या कोई जीव है जो संतानों की उत्पत्ति कर रहा है, अब हम बिल्कुल मानव की बात नहीं करेंगे, अब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उस सब की बात करेंगे। तो देखिए जो संतानों की उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दो तरीके से की जा सकती है। यानी कि जनन के दो मोड हो सकते हैं। कौन कौन से मोड हो सकते हैं, एक तो या फिर जनन अलैंगिक हो सकता है, अलैंगिक हो सकता है, यानी कि एसेक्सुअल हो सकता है, या फिर जनन लैंगिक हो सकता है। ठीक है, अलैंगिक का मतलब क्या हुआ, अलैंगिक और अलैंगिक दोनों में एक चीज तो कॉमन है, बनेंगी तो संतान ही, है ना, बनेंगी संतान ही, लेकिन इनकी प्रक्रियाओं, संतान की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसमें डिफरेंस हो जाएगा।
तो उसको समझिए। देखिए अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो एक ही जनक से उत्पन्न होती है ना। यानी कि संतान की उत्पत्ति के लिए यदि एक ही जनक भागीदार कर रहा है या एकल जनक के युग्मक के भागीदारी से किसी संतान की उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। बात समझ में आ गई? ओके। लेकिन यदि दो जनकों के दो विपरीत लिंग वाले, इसको आप और क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि दो विपरीत लिंग वाले जैसे कि नर एवं मादा, इतनी बात तो क्लियर हो गई है ना। ठीक है, देखिए विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। क्लियर हो गया? यानी कि एक युग्मक कहां से बनेगा, नर से बनेगा, और दूसरा युग्मक कहां से बनेगा, मादा से बनेगा। क्लियर हो गया? और ये जब दोनों आपस में संलयित होंगे और जो मेन सेल बनेगी इसको हम कहेंगे यूनिसेल्युलर एम्ब्रियो, और जो बाद में फर्दर डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर के एक प्राइमरी या एक मेन संतान की जन्म करेगा। तो ये ओवरऑल आपकी समझ में आ गया होगा कि जनन क्या है। और जनन के प्राथमिक तौर पर दो मोड होते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। क्लियर हो गया? अच्छा, इतनी बात सीखने के बाद अलैंगिक जनन जीवों में कितने प्रकार का होता है और पादपों में कितने प्रकार का, इस पृथ्वी पर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हैं, एक तो प्लांट और दूसरे जंतु, है ना। लेकिन इसमें देखिए पौधों और जंतुओं दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है और दोनों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन कहने का मतलब जो संतान उत्पत्ति का जो मीडियम है या उसकी प्रक्रियाएं हैं वो अलैंगिक दोनों में पाई जाती हैं, जंतुओं में, पादपों में, और लैंगिक दोनों में पाए जाते हैं, जंतुओं में, पादपों में। राइट। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जंतुओं में अलैंगिक जनन कितने तरीके का होता है। तो देखिए जो जंतुओं में अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं वो कई सारी होती हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एक एक को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको समझिए। देखिए जो जीवों में जंतुओं में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, एक तो होती है मुकुलन, मुकुलन मतलब बडिंग, ठीक है। जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। और जो तीसरी दी है उसको हम कहते हैं बीजाणु जनन। और जो काफी ज्यादा कॉमन है जो प्रोटोजोआ में पाई जाती है उसको हम और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, द्विविभाजन। और एक होता है बहु विभाजन, मल्टीपल फिशन, है ना, बाई फिशन और मल्टीपल फिशन। तो ये कॉमन तौर पे इतने प्रकार के आप में जन्म दिए हैं। अच्छा, एक और टाइप का आप में जन्म दिया हुआ है जो शैवालों में पाया जाता है, वो पादप का है। तो चलिए उसको हम पादप में ही डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन इतने प्रकार के आप में अलैंगिक जनन के प्रकार दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो इसको समझिए, इसके हम डिफिनेशन समझ लेते हैं आराम से, बड़ा आसान तरीके से समझेंगे, एक एक चीज को आसानी से देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो मुकुलन है, मुकुलन का मतलब क्या होता है इसको एक फिगर के माध्यम से सीखते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई एक ईस्ट सेल है, ठीक है, क्या है, ईस्ट सेल है। ईस्ट सेल में यहां पर क्या होता है, एक बड के रूप में एक उभार उठता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, ये और ज्यादा ग्रो करता है। और क्या होता है, ये वाला जो न्यूक्लियस है दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, इस प्रकार से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है इस प्रकार से। अगले स्टेप में क्या होता है, यही कलिका थोड़ा सा और ग्रो करती है और यहाँ पर ये केंद्र टोटल तरीके से क्या हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आसानी से समझ में आ रहा है। और एट द एंड ये वाला जो बड क्या कली के रूप में जो संरचना बाहर निकली हुई है उभार के रूप में, ये इस जनक सेल से अलग हो जाती है और एक नई ईस्ट सेल का निर्माण कर लेती है। बात समझ में आ गई। और ये जो नई ईस्ट बनी है, नई ईस्ट सेल बनी है, ये क्या कहलाती है,
मुकुलित सेल यानी कि ईस्ट की एक नई सेल बन गई, और इस प्रकार से एक ईस्ट सेल थी और जो दूसरी बन गई ये इसकी संतान हो गई, और बिल्कुल कैसी संतान है, जैसी पहली इसकी जनक थी। क्लियर है, इसमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि अलैंगिक जनन में कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाती, ये इसका एक विशेष लक्षण होता है। ठीक है, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पर डिस्कस तो कर ही रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए जेम्यूल, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, जेम्यूल क्या होता है? जेम्यूलेशन विशेष तौर पर स्पंज में पाया जाता है। देखिए, मुगलन का और एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा एक प्रकार का जीव है, सिलेंटेट्रा का, है ना, एक प्रकार का जीव है, और ये ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है। तो यदि आपको जंतुओं में उदाहरण पूछे मुगलन का क्या है, तो हाइड्रा है, और यदि पादप में पूछे तो ईस्ट है। क्लियर हो गया। अच्छा, जेम्यूल समझिए। देखिए, जेम्यूल का मतलब क्या होता है उसको देखिए। जेम्यूल विशेष तौर पर पोरीफेरा यानी कि स्पंज, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पंज हैं उसमें पाया जाता है। क्या होता है इसको देखिए, मान लीजिए यदि कोई एक स्पंज है, ठीक है, एक स्पंज है, ये स्पंज हो गया, और इस स्पंज में होता क्या है कि जो अंदर की ओर है तो इसमें सेल के कुछ पुटक बन जाते हैं। ठीक है, सेल के कुछ पुटिकाएं बन जाते हैं, और ये पुटिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब प्रतिकूल परिस्थितियां स्पंज के लिए आते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो सेल एक पुटक में बंद हो जाती हैं। ठीक है, ये अंदर का पुटक हो गया, इस पुटक में इसकी छोटे छोटे कई सारे पुटक बन जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये एक छोटा पुटक हो गया जिसमें कई सारी सेल्स हैं। ठीक है, और एक छोटा सा और पुटक हो गया जिसमें कई और सारी सेल्स हैं। ठीक है, और छोटा सा पुटक हो गया जिसमें और कई सारी सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो पुटक की जो सेल्स हैं ये ही क्या कहलाते हैं, जेम्यूल कहलाते हैं, या कहते हैं अंतःमुकुलन। क्लियर हो गया, क्लियर हो जाए। अब जब ये प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो अंदर की अंतःमुकुलित जो कोशिकाएं एक पुटक के अंदर बंद हैं ये बाहर निकलेंगी, और जो ऊपर की लेयर है, ये वाली ऊपर की जो लेयर है ये डिस्टरप्ट हो जाएगी, और ये कोशिकाएं बाहर आ जाएंगी और एक नए स्पंज की फॉर्मेशन करेंगी, एक नए संतति स्पंज की निर्माण करेंगी, जो इस जनक स्पंज की क्या कहलाएगी, संतति या संतान कहलाई जाएगी। तो ये भी क्लियर हो गया। जेम्यूल क्या है, एक प्रकार का अंतःमुकुलन जनन है, जो किसमें पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। तो कैसे होता है, इसके अंदर की कोशिकाएं पुटक के अंदर बंद हो जाती हैं, और जब और क्या होता है, ये जब पुटक के ऊपर की लेयर या पुटिका फटती है तो एक स्पंज की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, बीजाणु जनन पर क्लियर करते हैं। देखिए, बीजाणु जनन पर क्लियर करने से पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। द्विविभाजन क्या होता है इसको देखिए। द्विविभाजन का मतलब तो बाद में पहले ही समझ में आ रहा है, शब्द से ही द्विविभाजन। कोई भी जीव अपने आप को बाइफिशन के माध्यम से या माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से दो भागों में डिवाइड करता है या दो संततियों में डिवाइड होता है। देखिए, ये दो प्रकार का जो द्विविभाजन और बहिर्विभाजन जनन है, ये बेसिक तौर पर प्रोटोजोआ में पाए जाने वाला एक साधारण जनन होता है। प्रोटोजोआ आप समझते हैं, क्लासिफिकेशन का जो पहला संघ है वो क्या है, किंगडम है, वो है प्रोटोजोआ, और उसमें जो अलैंगिक जनन का सबसे साधारण माध्यम है वो दो विभाजन है, वो बहुविभाजन है, और इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल अमीबा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। अब इसको समझ, द्विविभाजन, द्विविभाजन का मतलब क्या होता है पहले क्लियर हो गया है, द्विविभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, यदि ये कोई अमीबा सेल है, ठीक है, अमीबा सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, बाइनरी फिशन यानी कि माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है, और ये केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए, अगले चरण में क्या होता है, ये वाला जो केंद्रक है इस प्रकार से दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्लियर करते हैं। ये गुणसूत्र की श्रृंखलाएं हो गई। ठीक है, और इस तरीके से
इस तरीके से इस केंद्रक के अंदर क्या हो रहा है, गुणसूत्रों का बंटवारा हो रहा है और ये माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप विभाजित हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये क्या होता है, अगले चरण में ये अमीबा सेल है, एक केंद्र किधर बन जाता है और एक केंद्र दूसरी तरफ बन जाता है, यानी कि एक अमीबा सेल के अंदर दो केंद्र बन जाते हैं। क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की प्रावस्था में जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये भी क्या कहा जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके डिवाइड को समझिए। देखिए, ये वाली जो अमीबा सेल है ये अंदर धंसना शुरू कर देती है। बात समझ में आ रही है? ये इधर से और ये इधर से बीच में तब दबना शुरू हो जाएगी, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इस तरीके से कुछ दबेगी। ठीक है, प्रेशर की वजह से दबेगी और ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये अंततः यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो पार्टों में सेल डिवाइड हो जाएगी और एक अमीबा से दूसरी दो अमीबाएं बनकर के दो सेल्स अमीबा की बनके तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट को तो आपकी समझ में आ गया कि एक अमीबा से माइटोटिक विभाजन, ध्यान दीजिए, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो नए अमीबी सेल या अमीबा सेल की फॉर्मेशन हुई है। राइट, तो देखिए, इन दो नए सेल की फॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन जनक सेल के रूप में, है ना, जो जनक सेल है उसका नए जीव के रूप में इसका अस्तित्व खत्म हो गया। क्लियर है? लेकिन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रोटोजोआ के रूप में, प्रोटोजोआ संघ के जीवों के लिए एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। इनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रोटोजोआ के जो अमीबा है या अन्य जीव हैं जो द्विविभाजन या बहुविभाजन जैसी जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जनन करते हैं, उनकी कभी डेथ नहीं होती है। तो कैसे नहीं होती है? क्योंकि वो ही दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। हालांकि उनका एक जीवन अस्तित्व, अलग जीवन के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वही दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, जो ये द्विविभाजन की प्रक्रिया है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल विभाजन, यानी कि अनुलंब विभाजन। ठीक है, और एक होता है अनुप्रस्थ विभाजन। समझ में आ रहा है? इसको और भी क्लियर लिख देते हैं, अनुलंब विभाजन और दूसरा अनुप्रस्थ विभाजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, यदि कोई, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन विशेष तौर पर युगलीना में पाया जाने वाला विभाजन है। देखिए, युगलीला में जो भी विभाजन पाया जाएगा, इस तरीके से युगलीला की स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, ये युगलीना की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, और जो ये युगलीना में, ये प्रोटोजोआ का ही जीव है। ठीक है, और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप समझ लीजिए। ये प्लांट और जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से अपना पोषण कर सकता है। क्लियर हो गया, है ना? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अच्छा, देखिए, ये जो युगलीना में द्विविभाजन होता है, बाइनरी फिशन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको समझिए, कई सारे स्टेप में देख लेते हैं इसको। देखिए, इसमें जो अगली प्रक्रिया होगी, इसको इस तरीके से समझिए। देखिए, ये वाला यहां से डिवाइड होना शुरू होगा, यानी कि इस तरीके से डिवाइड होना शुरू होगा। ठीक है, और भी ये अंदर जाकर के डिवाइड हो जाएगा और धीरे धीरे करके दो युगलीना सेल्स में ये आराम से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दो बन जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि एक युगलीना से जो दो युगलीना बनते हैं द्विविभाजन के फलस्वरूप, वो कैसे बनते हैं? अनुलंब विभाजन। लेकिन जो ऊपर वाली प्रक्रिया हमने आपको दर्शाई, जिसमें ऊपर यानी कि जो एक सेल है वो इस तरीके से डिवाइड हो रही है, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन। क्लियर हो गया? ट्रांसवर्स फिशन। क्लियर हो गया? इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब सीखते हैं बीजाणु जनन। चलिए देखिए, बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन, या फिर इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? स्पोरुलेशन। क्या? स्पोरुलेशन।
स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन देखिए, जो बीजाणु जनन की प्रक्रिया है, इसमें आपको एक टर्म कंफ्यूजन कर सकता है जिसको हम कहते हैं इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का हिंदी मतलब होता है परिकोष्ठन। ठीक है, ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसे आपको महसूस होंगे। और ठीक है, और इसी के साथ में एक और अभी हमने लिखा था, ठीक है, द्विभाजन के बाद एक और हमने लिखी थी प्रक्रिया, बहुविभाजन। और इसी के साथ में ही डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा आसान रहेगा, है ना, बहुविभाजन। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों टर्म एक जैसा ही मालूम होते हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। तो पहले समझते हैं स्पोरुलेशन। ठीक है, देखिए स्पोरुलेशन की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से अमीबा में होती है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए इसको देखिए कि जो अमीबा होती है ना, अमीबा सेल के जो अंदर का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो अंदर का न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, जो इसके अंदर का न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर की जो ये क्या पाई जा रही है, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन। ठीक है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली क्या कर जाती है, डिसरप्ट कर जाती है और ये यहां से क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है और ये अंततः खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर के भरा जो इसका न्यूक्लिक मटेरियल है, ठीक है, जो इसका न्यूक्लिक मटेरियल है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, वो क्या आ जाता है, वो इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जब ये साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है तो ये क्या करता है, अपने चारों ओर, ठीक है, इस चीज को समझिए, जो इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है लगभग 200 प्रकार के, या जो इसका न्यूक्लिक मटेरियल है दो या तीन के भाग के रूप में अलग अलग बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसके हर एक न्यूक्लिक मटेरियल के बाहर एक पतली न्यूक्लिक मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, पतली क्या, एक न्यूक्लिक मेम्ब्रेन बन जाती है इस तरीके से। क्लियर हो गया। और इस तरीके की जो संरचनाएं बनती हैं वो लगभग एक अमीबा के अंदर लगभग 200 के आसपास की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, प्रक्रिया आसानी से समझ में आ रही है क्या होती है। ठीक है, इसकी न्यूक्लिक मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, फिर इसके बाद इसका न्यूक्लिक मटेरियल पूरा बाहर आ जाता है, जो 2 या 3 के रूप में होता है, जो 2 या 3 के जोड़े के रूप में होता है। और ये हर एक जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसके चारों ओर एक न्यूक्लिक मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब ये न्यूक्लिक मेम्ब्रेन बन जाती है, फिर जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होने लगता है। इस तरीके से साइटोप्लाज्म भी क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है और हर एक न्यूक्लिक को अलग अलग कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। ये साइटोप्लाज्म को क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर हो रहा है अच्छी तरीके से। अच्छा, जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, इसके डिवाइड होने के बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, जो बाहर का साइटोप्लाज्म है वो कड़ा हो जाता है और एक कठोर संरचना की फॉर्मेशन कहता है, जिसे हम कहते हैं क्या, स्पोर, जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली क्या जो फॉर्मेशन हुई है इसको हम कहते हैं स्पोर मेम्ब्रेन। क्या हो गई, ये स्पोर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और अंत में क्या होता है, अंत में जब अनुकूल परिस्थिति आती है, ठीक है, ये सारी की सारी प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थिति में हो रही है। ठीक है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पर स्पोर मेम्ब्रेन सहित जो ये न्यूक्लिक ब्लॉक्स हैं या क्रोमैटिन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये क्या कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार से ये बाहर आ जाते हैं और कई सारे नई अमीबी सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये इसका न्यूक्लिक मटेरियल है, जो इसके बाहर क्या फॉर्मेशन हुई थी, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन की। ठीक है,
और इसका साइटोप्लाज्म भी क्लियर हो जाए होगा। ठीक है, ये इसकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी अमीबी सेल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली ये अलग अलग होंगे, हर एक सेल अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने यहाँ पर पुटिका निर्माण की कोई बात ही नहीं की, तो उसके लिए दूसरा टर्म है इंसेस्टमेंट यानी कि परिकोष्ठन। ठीक है, इसको समझिए। देखिए परिकोष्ठन की प्रक्रिया क्या होती है, इस चीज को देखिए। परिकोष्ठन में पहले क्या करता है, जो एक अमीबा सेल है, ठीक है, उसका जो अंदर का न्यूक्लियस है, इतनी बात क्लियर हो गई। परिकोष्ठन प्रक्रिया में होता है कुछ यूं है कि ये अंदर की जो ये बाहर की लेयर है, ठीक है, ये 3 परतों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और 3 परतों की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, 3 परतों की फॉर्मेशन करती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है, जो अंदर का न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से कई सारे, बहुत सारे 500 से 600, कितने, 500 से 600 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं। बात को समझिए। देखिए ये केंद्रक माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से 500 से 600 केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 परतें हो गई। ठीक है, अमीबा सेल की। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस क्या बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, लगभग 500 से 600। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, अब होता कुछ यूं है कि जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हर एक केंद्रक के आर पार आ जाता है। जैसे कि इसकी संरचना फॉर्मेशन हुई थी, बीजाणु की संरचना की फॉर्मेशन हुई थी, उसी तरीके से इसमें भी कुछ होगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें फॉर्मेशन होती है और जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वो कई सारे पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो अंदर का साइटोप्लाज्म है उसकी जो बाहरी, और ये जो बाहरी सतह है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। देखिए जो ये साइटोप्लाज्म की बाहर की लेयर है जो बिल्कुल जस्ट डिवाइड हुई है, ये वाली लेयर थोड़ा सा कठोर हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कठोर हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। और अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, और इस प्रकार की जो ये संरचना बनी है, ठीक है, जो ये पूरी की पूरी संरचना बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोस्पोर। क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोर, या इसका हम दूसरा नाम भी रखते हैं जिसको हम कहते हैं अमीब्यूली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अमीब्यूली, अमीब्यूली कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बात आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, स्यूडोस्पोर, स्यूडोस्पोर। अब यहां पर तो हमने भी चर्चा कर ली, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पोर। ठीक है, ये क्या है, स्पोर है, लेकिन ये क्या है, स्यूडोस्पोर है। तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए बीजाणु जनन और परिकोष्ठन में जो मेन डिफरेंस होता है वो यहीं पर आप समझ लीजिए। जो बीजाणु जनन होता है इसमें न्यूक्लिक मेम्ब्रेन के डिसरप्ट होने से, विलुप्त होने से या नष्ट हो जाने से इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो बाहर आ गया। फिर उसके चारों ओर न्यूक्लिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद स्पोर बने हैं। क्लियर। लेकिन जो इंसिस्टमेंट है इसमें क्या हुआ है, जो परिकोष्ठन है इसमें पहले एक पुटक का निर्माण हुआ है, पुटी कहते हैं। जो ये 3 लेयर की बनी हुई संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। और इस पुटी के अंदर जो केंद्रक है वो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से कई सारे केंद्रकों में डिवाइड हो गया है। फिर साइटोप्लाज्म का डिवाइड, यानी कि यहाँ पर केंद्रक माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से लगभग 500-600 भागों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका क्रोमैटिन, यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल ही डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि बिखर जा रहा है, उसके बाद केंद्रकों की फॉर्मेशन हो रही है। तो अंतर आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो ये पुटक है, और इस प्रकार से जो 3 लेयर्स की ये बाहर की संरचना बनी है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं पुटक।
ठीक है। और सिस्ट इसी के नाम पर ही क्या पड़ा है, इंसिस्टमेंट यानी कि परिकोष्ठन, ठीक है। अच्छा, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो क्या होता है, ये जो बाहर की कोटिंग है, बाहर की जो पुटी है, ये पानी को अवशोषित करती है, यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्बेशन होती है और ये फूल जाती है और यहाँ से क्या कर जाती है, डिसरप्ट कर जाती है, ठीक है, और फट जाती है और ये जितने भी स्यूडोस्पोर हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और नए अमीबा सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, जो ये इस प्रकार की जो ये पुटक है, ये इतनी हल्की होती है कि हवा में उड़ सकती है और उड़ भी जाती है और पानी में बह जाते हैं। क्लियर? ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, आपकी काफी मदद करेगा। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये तो थी इंसिस्टमेंट और बीजाणु जनन में थोड़ा सा जो सिली डिफरेंस था उसको समझने के लिए इसको हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब एक टर्म और रह गया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बस लेक्चर को एंड करते हैं। देखिए, बहुविभाजन का मतलब इंग्लिश में होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है। बहुविभाजन में होता क्या है कि इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आराम से। बहुविभाजन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोटोजोआ संघ का ही लेंगे, प्लाज्मोडियम का, ठीक है, प्लाज्मोडियम। देखिए, एक चीज को समझिए, जो प्लाज्मोडियम होता है, एक चीज तो आप समझते हैं कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी होता है, एक प्रकार का एक पैरासाइट है मलेरिया का, ठीक है, जो ह्यूमंस में मलेरिया उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, जो ये प्लाज्मोडियम है, इस सेल, मान लीजिए एक प्रकार की एक लीवर सेल है, ठीक है, ये क्या है, लीवर सेल है। इस लीवर सेल में कुछ स्पोरोजोइट क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ये क्या है, स्पोरोजोइट्स है, ठीक है। ये इंटर करते हैं और इसी के अंदर इनका क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसके अंदर इनका क्या है, इस स्पोरोजोइट्स का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। फिर ये क्या होता है, ये हो गई आपकी लीवर सेल और इसके अंदर ये क्या है, स्पोरोजोइट जो आकार में वृद्धि कर रहा है। अब ये क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को लगातार कई सारे भागों में डिवाइड करता है। क्लियर तरीके से समझ लीजिए, कई सारे भागों में ये क्या करता है, लगातार बहुत सारे केंद्रकों में डिवाइड करता है, ठीक है। वही प्रोसेस डिवाइड करने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का इसमें डिवाइडेशन होगा, ठीक है। ये केंद्र क्या कर जाता है, फिर इसके बाहर की में एक लेयर बन जाती है, ठीक है, बाहर में एक लेयर बन जाती है। इस लेयर के बन जाने पर इसको हम क्या कहते हैं, मीरोजोइट्स। ये साइटोप्लाज्म है, वो कई सारे पार्टों में डिवाइड हो जाता है और इसको मलेरिया के अंदर यानी कि प्लाज्मोडियम के अंदर इसको हम कहते हैं मीरोजोइट। क्या कहते हैं, मीरोजोइट्स, ठीक है। और यही मीरोजोइट्स बाहर आकर के क्या करते हैं, नए प्लाज्मोडियम परजीवी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? तो इस प्रकार से देखिए, यहां पर क्या हुआ है, बहुत सारे केंद्रकों की निर्माण हुई है और उसके बाद जब ये विभाजन हुआ है इसका, तो बहुत सारे मीरोजोइट्स की फॉर्मेशन हुई है और वहां से प्लाज्मोडियम का निर्माण हुआ है, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हुआ है, एक स्पोरोजोइट से बहुत सारे क्या बने हैं, न्यूक्लियाई बने हैं, किसके, स्पोरोजोइट्स के, जिन्हें हम क्या कहते हैं बाद में मीरोजोइट्स कहते हैं, और इन्हीं से किसकी फॉर्मेशन हुई है, प्लाज्मोडियम की। तो देखो, इसमें बेसिक समानता क्या है, यहां पर भी केंद्र की डिवाइडेशन से काम हो रहा है, लेकिन यहां पर एक अंतर है। क्या अंतर है, देखिए इस चीज को समझिए। बहुविभाजन में कोई भी सिस्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, किसी भी पुटक की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन इंसिस्टमेंट में एक पुटक की फॉर्मेशन हो रही है, तब जाकर के न्यूक्लियस का डिवाइजन हो रहा है। इसमें अंतर क्या है, केंद्रक में डिवाइडेशन में। लेकिन इसमें यानी कि इंसिस्टमेंट और बहुविभाजन में अंतर क्या है, इसमें पुटक की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें किसी भी पुटक की फॉर्मेशन नहीं होती है। अंतर को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं। स्पोरोलेशन में क्या होता है, न्यूक्लिक
कि सेल में प्लाज्मा जो न्यूक्लिक मेम्ब्रेन होती है वो डिसरप्ट कर जाती है और उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इसमें ये न्यूक्लिक ही बार बार डिवाइड होकर के पुटक के अंदर ही अपना काम करता है, लेकिन ये इसमें किसी भी पुटक की फॉर्मेशन नहीं होती है और इसका जो स्पोरोजोइड का न्यूक्लियस है वही बार बार डिवाइड होकर के बहुत सारी मीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करता है। और ये जब लीवर सेल फटती है, ठीक है, लीवर सेल फटती है तो ये जितने भी मीरोजोइड्स हैं ये सारे के सारे मीरोजोइड्स इस प्रकार से बाहर आ जाते हैं और नई सेल्स को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं इस तरीके से, या यूं कहे नए प्लाज्मोडियम परजीवी की फॉर्मेशन कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो ये रहे मोड आपके लैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के जितने मोड होते हैं आराम से समझ में आ गए होंगे। अब जो हम अगला डिस्कस करेंगे वो ये तो थे जंतुओं में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन में प्रकार, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो दूसरा लेक्चर होगा इसमें हम पादप जनन के अलैंगिक प्रकार या अलैंगिक मोड पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स जरूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।